स्वागत है, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, आरती टिक्कू जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ है समीर चौगांवकर साहब, विजय त्रिवेदी जी और स्वतंत्र त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। ये मसला मोदी और मुसलमान का कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है। आज लेकिन थोड़ा अलग तरीके से अप्रोच करेंगे इस डिबेट को। अभी तक हम बात ये करते थे भाई मुसलमान मोदी को वोट क्यों नहीं करता, तो 2002 से गिनाया जाता था, ऐसा हो गया था गुजरात में। फिर गिनाया जाता था देखो सीए एनआरसी करने की कोशिश कर रहे थे, फिर उन्होंने ट्रिपल तलाक किया तो मजहब में हमारे दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहे थे, तमाम तरीके की बातें। देखो इनके नेता क्या क्या कहते हैं हमारे लिए। सवाल अब आज ये नहीं पूछा जा रहा कि मुसलमान मोदी को वोट क्यों नहीं करता, आज सवाल यह पूछा जा रहा है मोदी मुसलमान का वोट मांगता क्यों है। उल्टा इस चुनाव के बाद कितने ही बीजेपी या एनडीए के नेताओं की बातें हमने भी आपको टीवी पर सुनाई हैं, जो सामने आ चुकी हैं, जो खुलकर ये सवाल पूछ रहे हैं कि मैंने अपने क्षेत्र में सबके लिए काम किया, किसी को नहीं छोड़ा। जेडीयू के एक सांसद जीत करके आए इस बार, उन्होंने कहा कि भाई मैं पर्सनली जिस समाज के लोगों से सबसे ज्यादा उनके काम कराता था और अपने समाज को भी छोड़ करके सबसे पहले जिन दो समाज के लोगों के काम में कराता था बिहार में निजी काम, वो थे यादव और मुसलमान, और मुझे इन्हीं का वोट नहीं मिला, लेकिन मैं फिर भी जीत करके आ गया। लेकिन अब तो मैंने सोचा मैं इनका कोई पर्सनल काम नहीं करूंगा, सांसद के तौर पर जो मेरी जिम्मेदारी होगी मैं करूंगा, लेकिन मैं पर्सनल सिफारिशी काम किसी का इन दो समुदायों से कोई आएगा तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये मैंने इनके इतने काम किए, इन्होंने तब भी मेरा साथ नहीं दिया। तो अब यह बहस चल रही है कि क्या मुसलमानों के नजदीक जाने की कोशिश करने से बीजेपी को नुकसान होता है। पसमानदा मुसलमानों के बीच जाकर के काम करो, वोट तुम्हें वोट नहीं भी दें तो भी उनके बीच में जाओ, उनको योजनाएं बताओ, उनको योजनाओं का लाभ दिलाओ। ये किसने कहा था? ये नरेंद्र मोदी ने कहा था। कब कहा था? पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा था। एक नहीं दो राष्ट्रीय अधिवेशन में इस बात को कहा था। हैदराबाद जैसी जगह पर जाकर के भी कहा था। कोई असर हुआ? नहीं हुआ। हो सकता है पासमानदाओं को बीजेपी के कार्यकर्ताओं की वजह से या किसी वजह से उनको योजनाओं का लाभ मिल गया हो, बीजेपी को वोट मिला हो, बिल्कुल नहीं। अब तो डेटा वेटा सब आ जाता है, क्योंकि और लोग बहुत सर्वे करते हैं, तो इस चुनाव में शायद 2-2.5-3% वोट मिला होगा, जैसा हर चुनाव में मिलता आया है। लेकिन जिस तरीके से टारगेटेडली मुसलमान का वोट बीजेपी के खिलाफ इस चुनाव में गया, वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। और वो वोट आप कहेंगे पहले कौन सा मुसलमान वोट कर देता था? नहीं कर देता था, लेकिन इस बार वो जिस फोकस तरीके से वोट खिलाफ गया बीजेपी के, उसका कुछ स्पेशल नुकसान बीजेपी को हुआ, ये बीजेपी वाले ही कह रहे हैं। आपको याद होगा अभी महाराष्ट्र के एक नेता ने, किरीट सोमैया ने, एक अलग अलग बूथ की डिटेल निकाल करके बताया था कि ये बूथ इतने वोट हमको मिला, एक किसी बूथ पर मिला 2। क्यों? वो सारे वो बूथ थे जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती है। तो अब बहुत सारे लोगों ने यह कहना शुरू किया कि बीजेपी जब तक मुस्लिम वोट की अपेक्षा करती रहेगी उसे नुकसान होता रहेगा, और बीजेपी जब तक मुस्लिम वोट की आस लगाकर कुछ ना कुछ कहती रहेगी या करती रहेगी तो मुसलमान वोट तो मिलेगा नहीं, अपना वोट और चला जाएगा। मतलब आपका जो बीजेपी का कोर वोट है उसको ये बहुत पसंद नहीं आता कि आप जाइए, आप चादर भिजवाइए, आप जाइए मौलवियों से आप मुलाकात कीजिए, संघ प्रमुख मस्जिद के अंदर चले जा रहे हैं वहाँ मुलाकात करने के लिए, आरएसएस की एक अलग शाखा निकल पड़ी है आजकल, मुस्लिम मंच, उसके तहत आप जगह जगह मुसलमानों के कार्यक्रम कीजिए। और ये कार्यक्रम आज से नहीं हो रहे, कार्यक्रम तो वर्षों से हो रहे हैं, असर तो उसका कुछ दिखाई दिया नहीं। तो अब ये बहस चल पड़ी कि भाई इस सब को खत्म करो, सबसे फायदा कुछ नहीं, नुकसान ही हो रहा है, ये अप्रोच जो है ये इसको बंद कर दिया जाए। इसका कहने का ये मतलब क्या कि सरकार कोई डिस्क्रिमिनेशन करे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहते हैं कि नहीं, सरकार अपना काम करे, सरकारी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं, सरकार सबके लिए, सड़क बनेगी सबकी, पानी का नल लगेगा सबका, घर बनेगा सबका, इसमें कोई भेदभाव बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन पार्टी के लेवल पर यह प्रयास बंद कर दिए जाएं कि मुसलमानों का वोट हमको चाहिए। अब मैं आपको गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं उनका भी एक बयान सुना देना। वो कह रहे हैं मैं अपने क्षेत्र में गया, मैंने एक मौलवी को बुलाया, मौलवी जी उठो, बताओ तुमने मुझे वोट दिया था। आगे ये कहानी गिरिराज जी बताएंगे आपको। आखिर क्या कारण है? मैं अपने क्षेत्र में किसी गांव में गया, और गांव में गया तो कुछ लोग इकट्ठे थे, एक मौलवी साहब आगे पीछे खड़े थे, हमके मौलवी साहब आगे आ जाए, क्योंकि आप मेरी बात अगर सच सच नहीं सुनेंगे तो आप जाएंगे मस्जिद में, खुदा से जुदा कर देंगे मेरी बात को। हमने कहा तुझे वोट दिया था? कहा हाँ। मैंने कहा जरा खुदा का नाम याद करके बोले, कहा नहीं दिया था।
मौलवी जी पहले बोल पढ़ा दिया था, फिर बोला खुदा का नाम लेके बोलो, फिर बोले कि हमने नहीं दिया था। अभी मुझे कह रहे थे तिवारी अंडा मुर्गी वाला बात क्या होता है? वही क्या है? वही है। और देखिए ये मसला, मतलब इसको आप अगर ऐसे देखें, अगर आप अपने मूल से हट कर राजनीति करने की स्थिति में होंगे, और मैं इसको बहुत कड़ाई से दोहरा रहा हूं, सुन समझ पाए तो अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी रह ही नहीं जाएगी। मुस्लिम पॉलिटिक्स जिस दिन भारतीय जनता पार्टी करेगी उस दिन शून्य हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उसको करने के लिए ढेर सारी पार्टियां हैं, आपसे अच्छा करती हैं, आपसे अच्छा चादर भिजवाती हैं, आपसे अच्छा इफ्तारी कराती हैं, आपसे अच्छा मतलब सब कुछ आपसे अच्छा ही करेंगे, आप तो कर ही नहीं पाएंगे। अब क्या भारत में जो एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है वहां पर ये कम्युनल पॉलिटिक्स हो जाएगी? तो आप गंगा में खड़े होकर शपथ ले लीजिए, तब भी आप कम्युनल ही रहेंगे। संभव नहीं है कि आपको सेकुलर माना जाए। अगर सेकुलर माना जाता तो जिस देश में मुसलमानों की दुर्दशा के लिए अलग अलग आयोगों ने बताया कांग्रेस के शासनकाल में, कौन सा ऐसा काम किया राहुल गांधी ने, देश भर का मुसलमान उनके साथ आ गया, बोला हम खड़े हैं तुम्हारे साथ। किसके खिलाफ? जाहिर है किसके खिलाफ खड़े हैं बताने की बहुत जरूरत नहीं। जब राजनीति में आप जहां खड़े हैं, आप अपनी जमीन छोड़कर दूसरी जमीन पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो है ना कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। तो ये हो सकता है। अभी भारतीय जनता पार्टी उससे बची हुई, और ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि ये राम मंदिर आंदोलन, ये दुनिया भर की जो चीजें हुई हैं उसके अलावा कोई और चीज है जो आपको यहां तक लेके आई। ये भ्रम नहीं पालना चाहिए। ब्रांड मोदी उसी वजह से इतना बड़ा हुआ है। ब्रांड मोदी आज यहां पहुंचा है, गुजरात में लगातार आप इस तरह सत्ता में हैं, उसी वजह से। जब आप हारते हैं तो आप अपनी छोटी छोटी दूसरी गलतियां करते हैं, उनको सुधारिए। मुसलमानों को न तो आप गाली दीजिए, फिर मैं कह रहा हूं इसको सुनिए, लिख लीजिए इसको, न गाली दीजिए न बेवजह गले लगिए। गले मिलिए नहीं, लगिए। देखिए, न गाली दीजिए न गले लगिए। जैसे देश के नागरिक के अधिकार है उनको दीजिए। बेवजह हिंदू मुसलमान मत कीजिए। हिंदुत्व की राजनीति पूरी निष्ठा के साथ करिए। जो हिंदू होना, जो उदार होना, जो आपको इस देश के हर नागरिक को अधिकार देना है, सरकार के। मैंने आपसे एक बार पहले भी सवाल पूछा था, बिना मुसलमान की बात किए हिंदुत्व की राजनीति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। बिना मुसलमान के बात किए ही हिंदू की राजनीति होती है। आप जब ये कहते हैं, जैसे कोई बात होती है, आप तुरंत एक मुस्लिम पैरेलल खोज लाते हैं। बचिए उससे ना, टीवी डिबेट में बचिए, सोशल मीडिया पर बचिए। और मुश्किल यह है कि आपकी कही हुई बात कितने लोगों को संभाल सकते हैं आप अपने प्रवक्ता को संभाल सकते हैं, 10, 20, 50 इंटेलेक्चुअल संभाल सकते हैं, कुछ लोग नैरेटिव। लेकिन जब सोशल मीडिया की भीड़ को लग गया कि नहीं नहीं, मुसलमान को गाली देने से बीजेपी में एक वर्ग है जो खुश होता है, उसको कौन संभालेगा? तो बंद होना चाहिए ना, वो बंद होना चाहिए। उसको बंद कीजिए सर। मुझे लगता है, न गाली दीजिए न गले लगी, ना गाली दीजिए ना गले लगे। सर, मुझे लगता है कि गिरिराज सिंह चाहते नहीं कि मोदी की सरकार 5 साल चले। वो सेकुलर नीतीश कुमार से पूछ रहे थे, तो बिहार से ही आते हैं। बिहार में नीतीश के कारण सरकार चल रही है, वो केंद्र में नीतीश के कारण मोदी की सरकार चल रही है। दोनों जगह आपको नीतीश की बैसाखी की जरूरत है, बिहार में भी और केंद्र में भी। नीतीश सेकुलर की राजनीति करते हैं। क्या नीतीश और तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू, चाहिए नीतीश के उम्मीदवारों को भी मुसलमानों का वोट मिला कि नहीं मिला बिहार में? देखिए मिलता है नीतीश कुमार को मिलता है। नीतीश सेकुलर राजनीति करते हैं। नीतीश अभी उस राजनीति के उस स्तर पर नहीं पहुंचे कि वो गिरिराज की राजनीति करने लगे। नीतीश जानते हैं अपनी राजनीति को। और तेलुगु देशम पार्टी को भी मुसलमानों के वोट मिले, जिसलिए उन्होंने कहा है कि जो 4% का आरक्षण है आंध्र प्रदेश में, हम वह जारी रखने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि दोनों की राजनीति देखना चाहिए। देखिए, एक बार में ऐसा कभी होता नहीं है कि अगर मुसलमानों की अगर आपको वोट नहीं दे रहा लंबे समय से, तो आप उनको छोड़ दो। क्या भारतीय जनता पार्टी को पहले दलितों का वोट मिलते थे? एक लंबा समय रहा कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कई वोट बैंक था जो भारतीय जनता पार्टी को मिलता नहीं था। लगातार भारतीय जनता पार्टी उनके लिए काम करते रही, वो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग वोट बैंक बना, और उसी कारण भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में आई है। एक समय लगता है किसी भी वोट बैंक के लिए। आप लगातार उस समाज के लिए अगर काम करोगे एक सरकार के रूप में, उस संगठन में अगर आप जगह, बहस वही है जो आप समीर जी आपने बिल्कुल अच्छी बात कही। ये वो वाला केस नहीं है दलित वोट वाला। नहीं, वहां आप दलित के लिए और दूसरे के लिए उस तरह से बोलते भी नहीं ना। आपको पाकिस्तान थोड़ी ना है, ये वो बात समझिए ना। ये वो मामला है कि आतंकवादी हमला हो गया, आप कैसे बात करेंगे उसकी? असली मुश्किल जो है वो बात करिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गाली देने और गले लग जाने, गले पड़ जाने आज भी ज्यादा है। दलितों से ज्यादा स्थिति खराब है। दलित को तो आप देखो ना, कई दबंग अपने गांव में दलितों को घुसने नहीं देते।
शादी में घोड़े पे नहीं चढ़ने देते, आज कुएं में से पानी नहीं पीने देते। ये स्थिति आज है। मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि दलित वो जुड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ। दलित जुड़ा, लेकिन जो आप पैरेलल, जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि दलित आ गया मुसलमान भी आ जाएगा, वो यही बहस ही है कि ये नहीं हो पाएगा, ये केस कभी ना हो पाने वाला है। और उसमें जो उन्होंने ये कहा, ये उनका विचार है कि भाई आपको आउटरीच आपकी काम आ नहीं रही, वो आउटरीच बंद कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भेदभाव करो या गाली दो, ये सब दोनों ही काम मत करो। सौरभ, मुझे लगता है कि देश एक ऐसे स्टेज पे पहुंचा है कि जहां पे पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम की जो पोलराइजेशन है, ना ये बीजेपी को बहुमत लेके आएगा, ना ये कांग्रेस पार्टी को बहुमत ले आएगा। बेशक कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों के वोट मिले हों इस इलेक्शन में, लेकिन क्या सिर्फ मुस्लिम वोटों की वजह से वो मेजॉरिटी ला सकते? नहीं ला सकते हैं। क्या अगर बीजेपी ये रुख अपनाए कि मुसलमानों से बात ही नहीं करनी है, मुसलमानों को कोई बेनिफिट्स ही नहीं देने हैं, क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स भी है जो जिस तरह की बातें होती है पब्लिक स्फेयर में, ऐसे लोग भी बोल रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है दोनों पार्टीज को हिंदुओं का वोट भी चाहिए और मुसलमानों का वोट भी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी खासकर, मुझे लगता है जो पूरा अगर हम इतिहास देखें और कांग्रेस का भी मुसलमान के साथ जो रिलेशनशिप है वो इतिहास देखें, कांग्रेस ने हमेशा कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स उस मुसलमान को अपील किया है जो अपने आप को भारतीय नहीं कहता। पहले बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है या होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि वो मुसलमान जो अपने आप को पहले भारतीय कहे और बाद में अपने आप को मुसलमान कहे। ये दो किस्म के मुसलमान इस देश में रहते हैं, ये इस बात का कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ये दो तरह के मुसलमान इस देश में हैं, जो अपने आप को भारतीय मानते हैं, इस जमीन से जुड़े, इस कल्चर से जुड़े, इस की संस्कृति से जुड़े हुए मुसलमान। उनको एलिनेट करना मुझे नहीं लगता है उसमें कोई समझदारी है बीजेपी की तरफ से। विजय जी, हर्ष जी आप जोड़ दीजिए क्योंकि आप रिएक्शन पर जोड़ रहे हैं। एलिनेट करना तो मैंने बोला भी नहीं, ये तो संभव ही नहीं है और ये मैं इसके विशुद्ध खिलाफ हूं। समाज जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, राजनीति में आप ज्यादा मत घुसिए। लेकिन जब आप कह रही हैं तो ज्यादा गंभीर बात हो जाती है, क्योंकि आप तो कश्मीर से आती हैं, उसी कश्मीर में जहां रशीद इंजीनियर सांसद बन के आ जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। सांसद बन ये एक तो इंजीनियर रशीद का एग्जाम्पल अभी लगभग सारे ही चैनल्स पे दिया जा रहा है। मैं ग्राउंड पे थी और मैंने लोगों से पूछा जो इंजीनियर रशीद के सबसे बड़े शुभचिंतक और साफ बोल रहे थे कि हम तो सिर्फ इंजीनियर रशीद को वोट देंगे। मैंने उनको पूछा कि आप क्यों वोट दोगे, तो उन्होंने कहा वो बेचारा उस जेल में है, उसके बच्चे, उसकी बीवी दिन भर रोते हैं। ये लोगों ने कहा। मैंने कहा आपको मालूम है वो जेल में क्यों है? तो उन्होंने कहा ये तो बहुत सियासी बातें हैं, ये हमारा इसके साथ कोई लेन देन नहीं। और आपको मालूम नहीं है कि इंजीनियर रशीद जिस इलाके से आते हैं वहाँ आर्मी का बहुत इन्फ्लुएंस भी है। आर्मी की वजह से लोगों के पास नौकरियां है, जॉब्स है। आर्मी की वजह से नहीं, मैं वही आपको एक मिनट आप सुनिए कि लोग, अगर आप ये मानते हैं कि लोगों ने सिर्फ अलगाववाद के लिए वोट दिया और उनको लगा कि इंजीनियर रशीद जो है अलगाववाद रिप्रेजेंट करे, तो बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई ग्राउंड पे सिचुएशन नहीं थी। ऑलराइट, चलिए विजय जी। देखिए सांसद जो बने राशिद इंजीनियर साहब, उनका जवाब तो ये सवाल हमने नहीं किया कि हम पंजाब में कैसे जीते हैं, 2 लोग जेल से जीते ना, उस पर क्यों नहीं बहस करते? हुई है। नहीं, लेकिन उसको उस तरह से नहीं लेते हम। मुसलमान वाला क्योंकि राशिद इंजीनियर मुसलमान है और जम्मू कश्मीर से और है, तो फिर आपको हमेशा डाउट रहता है। अमृतपाल भी सेपरेटिस्ट है और ये भी सेपरेटिस्ट। उन्होंने बात की है उसकी, चिंता की बात है। खडूर बात क्या है, 2 बातों को समझने की जरूरत है। जो हर्ष जी ने कही वो बात बहुत ठीक है कि गाली भी मत दीजिए, गल भी मत लगिए। ये भारतीय जनता पार्टी की राय हो सकती है, मेरी राय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा करे उनके लिए फायदेमंद है। 2-3 बातें समझनी चाहिए मुसलमानों को लेकर। या गिरिराज सिंह जी ने जो कहा, मैं देख रहा था कि बेगूसराय में 6,50,000 वोट मिले हैं गिरिराज सिंह जी को, और उनके खिलाफ करीब 6.5 लाख वोट गिरे। तो मेरे ख्याल से बेगूसराय में 6.5 लाख तो मुसलमान नहीं रहते। अच्छा, बेगूसराय में 6.5 लाख मुसलमान नहीं रहते हैं, तो गिरिराज सिंह जी उनके खिलाफ काम करेंगे कि उनके साथ काम करेंगे?
भारतीय जनता पार्टी को 36% वोट मिला। हिंदुस्तान में कितने मुसलमान रहते हैं? 15% रहते हैं, 15%, 17%, 20% कह लीजिए, जितना आप बढ़ाना चाहे बढ़ा ले। उसके बाद 40% बचता है। वो कौन है? आप उसका काम करेंगे कि नहीं करेंगे? आप उसका काम करेंगे कि नहीं जिन्होंने करेंगे? नहीं वोट दिया, हाँ। अवधेश पासी अयोध्या में जीत गए, 4 लाख वोट, पासी वोट उनको मिल गए। आप कहिए कि पासी को हम काम नहीं करेंगे जिंदगी में? बिल्कुल। कौन सा लॉजिक पर हम चल रहे हैं? ये कौन से डेमोक्रेटिक सिस्टम पर हम चल रहे हैं? ये बहस ही मुझे समझ नहीं आती। और आपको समझने की जरूरत है, बहुत गंभीर मसला एक है कि भाई वो कहेंगे कि पासी तो पहले वो हमारे साथ था भी ना, अभी ये तो नहीं कहीं आया ना। हमारे साथ अभी तो कभी भी नहीं नहीं है। नहीं, तो देखिए डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, हमारे सिस्टम में ये है कि भाई सब लोग वोट देंगे, नहीं देंगे, जो जीतेगा बहुमत से जीत जाएगा। और ये बहुत गंभीर बात है। जो ये जो आज जो डिबेट आप कर रहे हैं ना, ये उससे भी गंभीर बात है कि आपने उनको क्या दिया, नहीं दिया। यदि आप कह रहे कि हमें जरूरत ही नहीं है, ये आपकी बिटरनेस को बताता है, आपके परसेप्शन को बताता है कि आप मुसलमानों को लेकर कितने बिटर हैं। समझे? बिल्कुल। ये यहाँ उस बाकी बात को जो बता रहा है। तो ये बाकी ज्यादा जो- गंभीर बात है। और ये एहसान मैं पहले भी शायद कह चुका कि ये एहसान करना बंद कर दीजिए कि ये सरकार जो है सबको बराबर करती है। ये तो सरकारें तो सारा ही करती है। मुझे बता दीजिए, यहाँ पर बैठे हुए राशिद इंजीनियर, वहां से सड़क चली है तो मत खड्डा खोद दीजिए। यहाँ पर कौन सा एहसान कर रहे हैं आप? ये हर दिन ये मुसलमानों पर एहसान करना कि उज्ज्वला योजना का पैसा उनको मिलता है, सड़क का पैसा उनको मिलता है, पानी का पैसा, जिन पानी मिल जातियों रहा ने है, वोट नहीं दिया बीजेपी को, क्या और अभी बीजेपी तो उनके लिए समीर जी ने आपको नई बात बताई कि मध्य प्रदेश में बूथ पर 0 वोट मिला है। तो उसका बीजेपी वाले का खाना बंद कर दीजिए पहले। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं इसीलिए इसलिए उसको मैंने ये बहुत specific बिटर बात हो की रही थी। है। अब उसको थोड़ा और स्पेसिफिक करते हैं। ये कई बार आ चुका है कि अवधेश प्रसाद तो पासी वोटों कर दें। पूरे राज्य में तो पासी वोटों नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी हमारी दुश्मन है। उसी अयोध्या में ढेर सारे लोगों ने वोट किया है। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी डेमोक्रेटिकली चुनते हैं। आप बिल्कुल, आपको लगता हो तो मुसलमानों के लिए काम कीजिए कि आप आए। मैं तो ये कह रहा हूं कि न तो उनको गाली दीजिए, न उनके गले पड़िए। जब आप अनायास दिखते हैं कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, और उसके बाद आपका कोई नेता बोल रहा होता है, तो आपको न मुसलमान मिलता है न हिंदू मिलता है। माया मिली न राम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, यही हाल हो गया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को यह बात स्पष्टता से समझनी चाहिए। और मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि किसी को छोड़ देंगे, ये तो लोकतंत्र में संभव ही नहीं है, डेमोक्रेसी के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। और सिकंदर बख्त, नजमा हेपतुल्ला से लेकर शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी और दानिश आजाद अंसारी तक भारतीय जनता पार्टी कोशिश तो कर ही रही है। मोदी जी सर, के देश आगे भी में करना चाहिए। एक बात जोड़ दूं मैं इसमें। बोलना बंद करें। मोदी जी सौरभ के जी, इस एक बात नारे में जोड़ से दूं मैं। मोदी जी के इस नारे में से कौन सा काटता है बता दीजिएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। सबका विश्वास काट दें इसमें से। मैं कह रहा हूं नारे में से मत काटिए, बेवजह सिर्फ दिखाने के लिए नारा बनाइए मत। ओके, असली दिक्कत वहां है। ये कह रहा हूं, हर्ष जी ने जैसे सारे नाम जोड़े, एक लाइन जोड़ दो। समीर जी, एक मेमोरी लाइन बहुत शॉर्ट है सर। उसी बिहार में तो किशनगंज से तो शाहनवाज हुसैन जीते ना, मुसलमानों ने वोट दिया था। किशनगंज में 60% मुसलमान है, शाहनवाज हुसैन जीते वहां पर, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, वो सांसद रहे वहां से। तो उसी बिहार में नहीं, रामपुर भी जीते हैं। हाँ, लेकिन मैं वही कह मुख्तार रहा अब्बास हूं, नकवी भी जीते उसी राजनीति को आपको करने की जरूरत है। उसी राजनीति को करने की जरूरत है। तब इस तरह के आउटरीच की जरूरत नहीं होती थी आपको। नहीं, इसको आपको दो तरफा दिखावे समझने के की लिए जरूरत करने की जरूरत नहीं है। इसको दो तरफा समझने की जरूरत है। मैं मुस्लिम्स के लिए भी बार बार ये बात कहता हूँ और बीजेपी के लिए भी कि बीजेपी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसका एक भी एमपी, एक भी एमएलए, एक भी हाउस में मुसलमान नहीं है, एक भी नहीं है। आप राज्यसभा में तो भेज सकते थे, आज राज्यसभा में भी कोई नहीं है। आप सोच सकते हैं ये बात कि 15% आबादी। अब आप कहेंगे कि नहीं ये कोई जरूरी थोड़ी, हम दे तो रहे हैं 5 किलो अनाज। बिल्कुल नहीं 15%, सुन लीजिए, 15% आबादी को एमएलए नहीं है, विधानसभा में, विधान परिषद में नहीं है, एमपी नहीं है, राज्यसभा में नहीं है, लोकसभा में नहीं है, और फिर आप समझते हैं कि वो आपके साथ चले। पहली बात। मुसलमानों के लिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि यदि ये रवैया है जो हर्ष जी कह रहे हैं कि भाई आपको वो वोट नहीं देंगे, या भारतीय जनता पार्टी, हर्ष जी को छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी सोचती है ऐसा, तो ये उस कम्युनिटी के लिए बहुत फायदेमंद बात नहीं है। उनको मेन स्ट्रीम में रहना चाहिए। वो कैंडिडेट के खिलाफ वोट करें, कोई भी कैंडिडेट हो, कैंडिडेट के खिलाफ सब लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन अभी एक वो पार्टी किसके को, खिलाफ वोट करते हैं? कैंडिडेट के लिए खिलाफ वोट करते हैं? नहीं, पार्टी बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं, मोटे तौर पर बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उसको मेन स्ट्रीम में रखने के लिए कम्युनिटी को भी आगे बढ़ना चाहिए, और उसमें वो सारी चीजें शामिल होती है जो मोदी सरकार या कोई भी सरकार उनके लिए कर रही है। तो फिर वही बात है, फिर आप वो लोग कहेंगे आप हम पे क्यों थोप रहे हैं?
कि हम इनके लिए वोट करें, हम नहीं वोट ना करें, मैं कह रहा हूँ मेन उनके मेन स्ट्रीम में रहने के लिए फायदेमंद है ये। बीजेपी के लिए नहीं, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, बीजेपी के लिए फायदेमंद ये है। हाँ, तो मुसलमानों के लिए फायदेमंद है कि वो इस तरह से एलिनेट नहीं हो, या कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, उसमें बीजेपी के भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उसमें कांग्रेस के भी लोग शामिल हो सकते हैं, जो समझते हैं कि बीजेपी से जितना दूर किया जा सके वो किया जाए। तो दोनों तरफ से ये बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम आ जाएंगे कि नहीं देना चाहिए और गले लगना चाहिए, गले मिलना चाहिए। मुसलमानों को भी सोचने की जरूरत है। ये बात ज्यादा ठीक है कि नारा बेवजह मत बनाइए। सोचने की जरूरत है सौरभ कि जिस पार्टी ने कोई भेदभाव नहीं किया, जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स मैंने उत्तर प्रदेश में देखी, बाकी स्टेट्स में जाके देखी, कर्नाटका में मैं जाके मुस्लिम नेबरहुड्स में मैंने बात की, स्कीम्स का बेनिफिट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। तो मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि अगर एक ऐसी पार्टी जो नेशनलिस्ट है, जो कोई भेदभाव नहीं कर रही है, तो उनका प्रतिनिधि जो है वो मुसलमानों का प्रतिनिधि क्यों नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि दोनों तरह से समाज को भी और राजनीति जो चला रहे हैं इस देश में, दोनों कैंप्स को समझना चाहिए कि देश जो है सारे समुदायों को इकट्ठा लेकर ही आगे बढ़ सकता है, किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते। नहीं, इस पे तो मुझे लगता है किसी की असहमति होगी। अब ये पहल लेकिन समाज करेगा या इधर से पार्टी करेगी? स्ट्रेटजी एक चीज होती है और सोशल इक्वेशन एक चीज।